एवरीवन, आज हम लोग अपना सैलरी फिर कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग का सैलरी का वीडियो नंबर क्लास नंबर कितना है? आज हम लोग का क्लास नंबर 8 है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना ग्रेजुएटी, और आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर से हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेजुएटी का क्या किए थे, क्या डाउट है बोलो। अच्छा, आरएफए फिर से बता दे रहे, एक स्टूडेंट का डाउट है, आरएफए हम फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। तो आरएफए में क्या था, रेंट फ्री अकोमोडेशन। हम लोग पढ़े थे ना, प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर, प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर। अगर ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस टैक्सेबल है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें प्राइवेट एम्प्लॉय का, ठीक है ना। प्राइवेट एम्प्लॉय में प्रॉपर्टी किसका हो सकता है, एम्प्लॉयर का हो सकता है, या प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर का नहीं है। हम लोग इसी को तो बोले प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर या प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर। तो प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर में, प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर में हम बता देते हैं रेंट पेड और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। यही तो पढ़े थे ना पहले सेंसस में कितना था, 15% ऑफ सैलरी। वो 15% ऑफ सैलरी को अभी कितना कर दिया गया बाबू, 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पेड 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। अगर कोई फर्नीचर दिया गया है तो फर्नीचर का चार्जेस ऐड कर लेंगे। अगर कोई भी पैसा जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है तो माइनस करके टैक्सेबल परक्यूजिट आएगा। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसमें 3 केस है। पहले पॉपुलेशन कितना था, हम पहले वाला बात कर रहे हैं। पहले वाला था अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो कितना परसेंट सैलरी होता था बाबू, 15% सैलरी। अगर 25 लाख से कम है, 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी। और 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। ये हम लोग हुआ करता था। अब ये जो पहले का रूल्स था ना उसको अप्लाई नहीं होगा, अब उसको फॉलो नहीं कर सकते। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, अगर पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011 के तहत अगर हम लोग का पॉपुलेशन कितना से ज्यादा है बाबू, 40 लाख से एक्सीड करता है तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। यहाँ MOS मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ RFA क्या होता है, देखो हर जगह ना सैलरी में ना मीनिंग ऑफ सैलरी अलग होता है। HRA में मीनिंग ऑफ सैलरी होता था बोलो तो क्या होता था, बेसिक, DA मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन कौन सा कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव, ये 3 चीज होता था। लेकिन इन केस ऑफ RFA सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक, DA का मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन। यहाँ दोनों कमीशन लेंगे, फिक्स भी लेंगे और वेरिएबल भी लेंगे, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है ना। अगर बोनस कमीशन कुछ भी रहेगा वो भी ले लेंगे, क्लियर है। तो 40 लाख से ज़्यादा होगा पॉपुलेशन तो कितना होगा बाबू, 10% ऑफ द सैलरी। अगर पॉपुलेशन 40 लाख से कम है, 40 लाख से कम है और 15 लाख से ज़्यादा है, हो सकता है हम बोलने में या लिखने में 25 लिख दिए होंगे तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर दिए थे। तो अगर एक तो बात समझ में आ गया, पॉपुलेशन अगर 40 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी होगा। पॉपुलेशन अगर 40 से कम है और 15 से ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन इन बिटवीन इस किसके बीच में है, 15 से ज़्यादा है 40 से कम है तो कितना परसेंट सैलरी होगा बाबू, 7.5%। अगर कोई भी केस में पॉपुलेशन कितना है, 15 से बिलो है तो कितना होगा बाबू, 5% ऑफ द सैलरी। यहां तक सबको समझ में आया, कोई डाउट है, याद कर लेना। 15 to 40 होगा, इसके बीच में होगा तो कितना परसेंट ऑफ सैलरी है, कितना है बाबू, 7.5। चलिए आइए बाबू हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं। ग्रेजुएटी में आएगा। अच्छा, ग्रेजुएटी क्या है, हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर देते हैं। व्हाट इज ग्रेजुएटी, इट इज बेसिकली अ गिफ्ट। ये गिफ्ट है, कौन किसको दे रहा है ग्रेजुएटी, एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। अच्छा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्यों ग्रेजुएटी दे रहा, गिफ्ट दे रहा, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर के यहाँ कौन काम किया भाई, एम्प्लॉय काम किया, अपना पूरा जिंदगी दे दिया है। तो जब वो रिटायर हो रहा है ना तो अब तो वो कोई काम का नहीं है, वो घर में बैठेगा, तो उसको ना कुछ लमसम पैसा दिया जाता है ताकि उसका ज़िंदगी चल सके। तो जब भी एसएससी के पास या किसी भी इंसान के पास पैसा आएगा तो उसमें इनकम टैक्स का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। जब भी आपके पास कोई भी सोर्स से पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगा उस पर आपको टैक्स दो, क्योंकि सरकार को देश चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए ना। तो टैक्स एक बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 केस आ रहा है बाबू, अगर कवर्ड होगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में और कवर्ड नहीं होगा तो दोनों का करने का तरीका अलग है।
तो पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेजुएटी, ये इसका फॉर्मेट क्या है। जो भी क्वेश्चन में ग्रेजुएटी रिसीव रहेगा आप लिख दीजिएगा। अब ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में जो छोटा होगा ना उसको बाहर कर देंगे, इस अमाउंट से इस अमाउंट लेस कर देंगे तो टैक्सेबल ग्रेजुएटी आ जाएगा। याद रखने वाला बात ये है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख होगा। मैक्सिमम लिमिट कितना होगा बाबू? 20 लाख होगा। यहाँ है 15/26 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। 15/26 मतलब हम लोग एवरेज मानते हैं, एवरेज मानेंगे तो सर 15 बाई क्या हो जाएगा ना, ये होना 1/2 होना चाहिए ना। तो हम लोग छुट्टी को माइनस करके मान रहे हैं हम लोग 4 संडे का छुट्टी दिया जा रहा है। इनकम टैक्स ऐसा रूल्स बनाया है, तो इतना आपको याद नहीं रखना होगा। सिंपली 15/26 आपको याद रखना होगा। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, व्हाट इज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ? मान लो अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, और वहाँ पे हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे? अगर कोई बंदा, कोई एसएससी रिटायर होता है, मत समझ रहे हो, 20 साल 9 महीना काम करके, मतलब 6 महीने से ज़्यादा काम करके, या 25 साल काम किया, एग्जैक्ट 25 साल काम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 25 साल 6 महीने से ज़्यादा काम किया, जैसे 25 साल 6.5 महीना, 25 साल 7 महीना, 25 साल 8 महीना, 25 साल 9 महीना, 25 साल 10 महीना, तो जब भी कवर्ड वाले केस में ना हम लोग उसको 25 नहीं बोलेंगे, 26 बोल देंगे। जब भी इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा ना, हम लोग उसको क्या बोल देंगे? राउंड फिगर बोल देंगे। मतलब उसको 25 ईयर्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे 26 ईयर। हम लोग ये अज्यूम करेंगे जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के यहाँ जो एम्प्लॉय काम किया है 25 साल 7 महीना काम नहीं किया, 26 साल काम किया। सर 26 साल तो रियलिटी में काम नहीं किया बाबू। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेजुएटी हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे। क्लियर है? मान लो एक मिस्टर एक्स है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, अब वो रिटायर हुए, कितना साल काम करके? 29 साल 10 महीना, 29 ईयर्स एंड 10 मंथ। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेजुएटी अगर कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में तो कितना साल मानेंगे? 30 साल मानेंगे। याद कर लीजिएगा। सर ये कवर्ड है नहीं कवर्ड है पता कैसे चलेगा बाबू? क्वेश्चन में बोल देगा, समझ में? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो नॉट कवर्ड मानेंगे। मान लो क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, डायरेक्टली सम्स दिया, तो हम लोग उस केस में क्या मानेंगे? नॉट कवर्ड। कवर्ड होगा तो बोल देगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी अलग है। देखो हर जगह मीनिंग ऑफ सैलरी अलग है। एचआरए में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव, तीनों को ऐड करेंगे। आरएफए में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बेसिक, डीए, डीए का मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन दोनों लेंगे, फिक्स भी लेंगे, वेरिएबल भी लेंगे, बोनस भी लेंगे, कमीशन भी ले लेंगे, और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस सबको ऐड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? बेसिक एंड डीए, बेसिक एंड डीए इन केस ऑफ तुम्हारा ग्रेजुएटी कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, बेसिक एंड डीए। अब डीए फॉर्मिंग हो नहीं हो आपको लेना होगा। क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ सैलरी याद रहेगा आपको। यहां पे एमओएस क्या होगा आपको? बेसिक, बेसिक का मतलब बेसिक सैलरी प्लस, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रहेगा यहां तक। चलो नॉट कवर्ड में आ जाइए बाबू। ठीक है, यहाँ लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी को अंडरलाइन कर दिए। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है बंदा जिस महीना रिटायर हुआ ना उस महीना उस सैलरी कितना विड्रॉ किया, उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है। मतलब लास्ट ड्रॉन का मतलब होता है अगर कोई इंसान रिटायर हो रहा है तो वो कंपनी में आखिरी बार कंपनी से पैसा कितना विड्रॉ किया है इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द नेम ऑफ सैलरी। बात समझ में आया? मान लो हम अगेन एग्जांपल देते हैं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स कंपनी में रिटायर हुए हैं, हम कवर्ड वाले में बोल रहे हैं, तो अगर 6 महीने से ज्यादा भी होगा तो हम लोग पूरा राउंड मान लेंगे, 1 साल मान लेते हैं उसको। क्लियर है? तो अगर हम लोग को ये समझना होगा लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है बंदा जब रिटायर हुआ आखिरी बार कितना पैसा विड्रॉ किया इन द नेम ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर उसको अपने एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया उसको बोलेगा लास्ट ड्रॉन सैलरी। तो आपको सैलरी कुछ भी हो, आपका काम आपके लिए कौन सा सैलरी काम का है? जो साल का शुरू में था 1 अप्रैल में था, या जो रिटायरमेंट के वक्त में था, या जब रिटायरमेंट के वक्त में। सैलरी तो इनहेंस भी हो सकता है ना, इंक्रीज भी हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट भी आ सकता है। तो इंक्रीमेंट के बाद हमको ये याद रखना होगा कि लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है। क्लियर है? यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी लिखें। आइए आ जाते हैं हम लोग नॉट कवर्ड वाले में। नॉट कवर्ड वाले में क्या आएगा?
बाबू नॉट कवर्ड वाले में क्या आएगा, ध्यान दो यहाँ पे, नॉट कवर्ड वाले में क्या आएगा, सेम चीज है, ग्रेजुएटी रिसीव वैसे लिख देंगे, तीनों में जो छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे ना 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे था 15/26, यहाँ पे 1/2, बच्चे से गलती होगा, देख लीजिएगा, अगर कवर्ड वाला है ना तो 15/26 होगा, नॉट कवर्ड वाला है तो 1/2 होगा। बुक में लिखा हुआ 15/30, बाबू 15/30 को 15/30 को रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा ना, तो 15/30 से बेटर है 1/2 ही लिख दो। सर हम 0.5 लिखना चाहते हैं, बेस्ट है, और छोटा लिख कर दो, 0.5 भी राइट है, क्लियर है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिशमेंट कवर्ड नहीं है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, तो वहां पे उस केस में ना अगर कोई भी बंदा रिटायर होता है 10 साल 11 महीना काम करके, तो हम लोग 11 महीना को कंसीडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेजुएटी इन केस ऑफ नॉट कवर्ड, क्लियर है। तो उस केस में हम लोग कितना लेंगे, 10 साल ले लेंगे। अच्छा 10 साल 11 महीना को 12 साल कौन से केस में मानेंगे, अगर वो कवर्ड है, नॉट कवर्ड होगा तो 6 महीने से ज्यादा हो या कम हो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। अगर 6 महीना, अगर 7 साल 6 महीना का 9 महीना काम किया, 7 साल 9 महीना काम करके रिटायरमेंट हुआ, तो कहाँ पे 7 साल लेंगे, कहाँ पे 8 साल ले लेंगे। सर नॉट कवर्ड वाले में कितना लेंगे, 7 साल, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं, मतलब पार्ट ऑफ द मंथ हम लोग कंसिडर करेंगे ही नहीं, फुल ईयर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 6 महीने से ज्यादा है तो पूरा साल ले लेंगे। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे चेंजेस क्या, सिर्फ 2 चेंजेस है, यहाँ पे 15/26 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी है, यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ है। एवरेज सैलरी जानते हो, 10 महीना का एवरेज निकालना, 10 महीना का सैलरी एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है। तो आपको 10 महीना का सैलरी डिवाइडेड कर देना 10 से, तो उसको बोला जाएगा एवरेज सैलरी ऑफ 10 महीना। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी अलग है, देखो हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं आपको क्या चेंजेस है। तो यहाँ पे एमओएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एमओएस का मतलब वही होता है जो एचआरए में होता है, याद कर लो। यहाँ पे एमओएस का मतलब वही होता है जो एचआरए में होता है। क्या होता है बाबू, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, प्लस क्या करेंगे बाबू, कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव। और यहाँ फिक्स कमीशन नहीं लेंगे, कमीशन टर्नओवर का मतलब होता है आपका सेल, मान लो सेल आपका 1 लाख, अब बोला है 10% कमीशन देंगे, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। अगर क्वेश्चन में बोल दिया ना बंदा को खाली कमीशन मिलेगा 1000 रुपया महीना, क्लियर है, दे हैव नॉट मेंशन द टर्नओवर, तो वो चीज हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स कमीशन बोलेंगे, क्लियर है। तो आइए यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, मीनिंग ऑफ सैलरी सर वही होगा जो एचआरए में होगा। एचआरए में क्या होता है मीनिंग ऑफ सैलरी, बेसिक डीए, डीए मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और वेरिएबल कमीशन। तो यहां पे हम लोग सेम लिख देंगे, बेसिक प्लस डीए प्लस डीए में फॉर्मिंग लिख दे रहे, ठीक है। आइए और क्या होगा, कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड, याद रहेगा बाबू। देखो यहां पे हम डीए में फॉर्मिंग नहीं लिखे, मतलब यहां पे फॉर्मिंग हो नहीं हो दोनों लेंगे, यहां पे हम फॉर्मिंग लिखे, दोनों में आप डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस समझ आया। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको दोनों में करके देखते हैं, कवर्ड में क्या होगा, नॉट कवर्ड में क्या होगा। रेडी हो, हम क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बनाइए, सम्स करिएगा, एक काम करो लिख लो, बेस्ट होगा। अच्छा एक सम्स को हम लोग, अच्छा बोलो अगर क्वेश्चन में बताया नहीं है कवर्ड है नॉट कवर्ड है, हम लोग क्या मानेंगे, नॉट कवर्ड मानेंगे। लेकिन अभी हम लोग ना तुमको बता देंगे कवर्ड है या नॉट कवर्ड है, हम लोग एक क्वेश्चन को दोनों कंडीशन में करके देखेंगे, कवर्ड वाले में भी नॉट कवर्ड वाले में भी। यहां तक क्लियर है, चलिए लिखिए, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ग्रेजुएटी रिसीव्ड 30 lakhs,
30 लाख। कितना ग्रेजुएटी मिला बाबू? 30 लाख। मिस्टर एक्स सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 22 years and 7 month। मतलब मिस्टर एक्स कंपनी में कितना महीना काम किया बाबू? कितना साल टोटल? 22 साल और कितना महीना? 7 महीना काम किया। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? ब्रैकेट में लिख दो वो रिटायर हुआ है 10 अक्टूबर 2023। सर आया नहीं है 2023। नहीं बाबू 24 का नहीं आया। हम लोग कौन सा प्रीवियस चल रहा है ना, 23-24 चल रहा है ना, असेसमेंट ईयर 24-25। तो चलो हम लोग सम्स करते हैं। मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? सारा इंफॉर्मेशन हम आपको दे दिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में कुछ बोला है कवर्ड है नॉट कवर्ड है, लेकिन एग्जाम में ना आप 2 नहीं बनाना है, आपको कोई एक बनाना है। क्लियर है? जब भी क्वेश्चन में कवर्ड के बारे में नहीं बोला है तो हम लोग ऑलवेज क्या मानेंगे? नॉट कवर्ड है। लेकिन हम अभी आपको दोनों में बना के दिखा रहे कैसा, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि तरीका ही अलग है ना। चलिए बताइए, ग्रेजुएटी कितना मिला है? 30 लाख। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे बाबू बताओ? कितना लिखेंगे? 30 लाख लिखेंगे। लिख दिए 30 लाख। आगे बोलिए। अब 30 लाख फिर यहाँ पे लिखना होगा ना, है कि नहीं? अच्छा, जो यहाँ लिखेंगे सेम चीज कॉपी करेंगे। अब बोलो 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब बताओ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना होगा? बंदा कितना महीना काम किया है? तो बोलो यहाँ पे कवर्ड वाले में क्या 7 मंथ को राउंडेड ऑफ करेंगे? हाँ कर देंगे। तो कितना साल मानेंगे? 23 ईयर्स लेंगे क्योंकि 22 साल 7 महीना काम किया था, तो 7 को हम लोग 1 मान लेंगे। तो कितना काम किया है? 23 ईयर्स काम किया है। ठीक है ना? तो हम यहाँ वर्किंग कर दे रहे 15/26 इंटू 23 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना है? सर लास्ट ड्रॉन सैलरी के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब जितना उसका साल के शुरू में सैलरी था उतना ही सैलरी है, इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं है। अरे उस बंदे को सैलरी मंथली बेसिस में कितना मिला? 10,000 रुपया महीना। तो अगर सैलरी बढ़ता, आपको अगर इंक्रीमेंट बोल देता कि बोला है ना कि उसको इंक्रीमेंट हुआ है, सैलरी उसका इनहेंस हुआ है, तो वो हम लोग कंसिडर करें। यहाँ इंक्रीमेंट के बारे में बोला नहीं है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी हम लोग कितना लेंगे बताइए? 10,000 रुपया सैलरी है, 10,000। अब प्लस बोनस उसको कितना मिला है, सॉरी डीए कितना मिला है? 20%। तो 12,000 होगा ना। इसको बताओ, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। बताइए, कैलकुलेट करिए बाबू कितना आया? 18,06,923। 1,86,000 है। 900 18 लाख ना। 1,86,923। सबका यही आया बाबू? कितना आया? सब लोग बाबू कैलकुलेट करो ना, कितना अलग क्यों आ रहा है? कितना है बोलो? 1,59,230। बाबू तुम लोग डिसाइड करो, ए बी सी में सबसे छोटा कौन सा है? तो सी को बाहर कर देंगे। 1,59,230 माइनस कर दो, कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 30 लाख से ये माइनस कर दिए 1,59,230 माइनस करो, कितना आ रहा है? जितना आंसर आएगा उसको टैक्सेबल ग्रेजुएटी बोला जाएगा। माइनस करने में इतना टाइम लग रहा है।
28 लाख 40,770। बाबू देख लो सही है। $28,40,770 सही है। चलो अब हम लोग इसको सेम करेंगे किसमें बोलिए तो, अगर हम लोग को नॉट कवर्ड बोलेगा तो क्या होगा, सेम सवाल हो कर रहे हैं हम लोग, 30 लाख है, ठीक है, यहाँ पे भी 30 लाख आएगा। चलिए मैक्सिमम लिमिट तो सेम है। अब यहाँ पे एमओएस चेंज हो जा रहा है बाबू, यहाँ पे 1/2 ले लिए। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना लेना है, 23 लेंगे या 22 लेंगे, यहाँ पे 22 लेंगे। 22 यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। देखो रूल्स है ना, जब बंदा रिटायर हुआ उस मंथ को छोड़ के पिछले 10 महीना का सैलरी लेके एवरेज निकालेंगे। हम क्या बोले, ये वाला किस में है, नॉट कवर्ड में। बंदा रिटायर कब हुआ, कौन से मंथ में रिटायर हुआ है, अक्टूबर को छोड़ देंगे, उससे पिछला 10 महीना जाएंगे, तो अक्टूबर ही तो 10 महीना होता है ना, उसको पिछला 10 महीना जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर से कितना महीना तक, 30 सितंबर तक कितना हुआ बाबू, 10 महीना हुआ। समझे हम क्या बोले। देखो इस केस में, कौन से केस में, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 महीना निकालेंगे ना। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ कैसे निकालेंगे, देखो हम बोर्ड में कर रहे हैं, आप लोग देखिए, खाली बता दो विजिबल है, ठीक है। जिस महीना रिटायर हुआ उस महीना को छोड़ देना है, जिस महीना रिटायर हुआ उस महीना को छोड़ देना है। तो चलो यहाँ पे 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे हम लोग, बेसिक, डीए प्लस कमीशन। तुमको एक बार समझा दे रहे, फिर आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। कौन सा महीना में रिटायर हुआ बोलो, अक्टूबर में। अक्टूबर में रिटायर हुआ, हम लोग अक्टूबर नहीं मानेंगे, तो पीछे 10 महीना जाएंगे। तो मान लो अक्टूबर है, ये कहीं पे अक्टूबर है, अक्टूबर हम लोग नहीं लेंगे, अक्टूबर से पीछे 10 महीना जाओ तो क्या होगा बोलो, दिसंबर होगा, जनवरी बोलो ना मेरे साथ, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, अप्रैल के बाद जून आएगा ना, सही तो लिखे थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नहीं लेना है हम लोग को। समझ में आया। एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, कौन से वाले केस में बाबू, नॉट कवर्ड में। जब बंदा रिटायर हुआ है, जिस महीना रिटायर हुआ है, जिस दिन हुआ है, वो मंथ छोड़ के पिछला 10 महीना जाएंगे। अक्टूबर तुमको बता देगा अक्टूबर में हुआ, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना हुआ। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा रिपीट करना मेरे साथ, जब जिस मंथ भी रिटायर होगा उस मंथ को क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। मेरे कौन से केस में, कवर्ड वाले में या नॉट कवर्ड वाले में, नॉट कवर्ड वाले में। जिस मंथ में, अच्छा हम मंथ का नाम बोलेंगे, अब उसका पीछे से गिनना। दिसंबर, दिसंबर में अगर रिटायर हुआ तो 10 महीना कहां से लेंगे, यहां से लेके दिसंबर तो लेंगे नहीं, मतलब नवंबर तक लेंगे, नवंबर से पीछे जाएंगे। प्रीसीडिंग 10 मंथ, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला 10 महीना, ठीक है। चलो फिर से हमको बोलना, हमको ठीक है ना, दिसंबर, नवंबर से प्रीसीडिंग 10 मंथ। अब नवंबर में रिटायर हुआ, अक्टूबर से पिछला 10 महीना, अक्टूबर में रिटायर हुआ। सर डेट कोई मैटर नहीं करता है, अक्टूबर में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, टोटल 31 डेज होता है ना। 1 तारीख को रिटायर करे, 2 को रिटायर करे, 3 को रिटायर करे, 4 को रिटायर करे, 5 को रिटायर करे, वो मंथ को छोड़ के पिछला 10 महीना जाएंगे, ठीक है ना। नवंबर में रिटायर हुआ, जुलाई में रिटायर हुआ, तो जून से कब तक जाएंगे, पीछे 10 महीना जाएंगे। समझ में, अपना मन से लाइन ड्रॉ कर लोगे, कर पाओगे ऐसे। चलो बेसिक सैलरी यहां बोला बढ़ा है,
सिर्फ तो एक बोला। अगर क्वेश्चन में बोलेगा ना मे से सैलरी बढ़ा है तो मैं से सैलरी बढ़ा देंगे उसका। क्वेश्चन में सैलरी बढ़ने के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपको जो एग्जाम में सवाल देगा वो सैलरी बढ़ने का बारे में बता देगा, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। तो बोलो सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मानेंगे, जो साल के शुरू में सैलरी था वो साल के आखिर में भी सैलरी था। तो 10,000 आएगा ना, यहाँ 10K था, 10K था, 10K है। बाबू मेरे साथ आप 10K मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है, हम आपको शॉर्ट में बता रहे। 10K, चलो डीए कितना है, 20% है। तो एक काम करो 20%, 10,000 का 20% कितना आएगा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। बोलो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो क्या मानेंगे, कमीशन है, नहीं है तो डैश कर देंगे, ठीक है। डीए कितना होगा बोलो, 20% कितना होगा, 2,000। अच्छा अगर बोलता है ना 10% ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी तो 10% लेते हैं। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मानेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। बेसिक सैलरी 10,000, 10,000 का 20% 2,000। अब 2,000 में अगर बोलता है इतना परसेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रेजुएटी वी हैव टू कंसीडर द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सिंस द रिगार्डिंग द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक है। तो सब में कितना होगा, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। समझ में आया बाबू। बोलोगे सर जब चेंज नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10 1,00,000, 2,000 इंटू 10 20,000, 1,20,000 आप डायरेक्ट कर लेते। बाबू अगर हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे ना तो जब एग्जाम में आपका सैलरी चेंज होगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, क्लियर है। जब मान लो अगर बोलेगा मे से सैलरी बढ़ गया तो मे से सैलरी बढ़ गया तो यहाँ 12,000 12,000 हो गया, क्लियर है। आपको तो बोलेगा सैलरी बढ़ रहा है, तो जब तक आप बनाइएगा नहीं तो कहाँ से आपको दिखाना होगा। और एग्जाम में तो ये तो आपका वर्किंग में शो करना होगा ना। तो हम यहाँ लास्ट में ना टोटल लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू, टोटल। हम यहाँ अक्टूबर आप लिख के काटना मत, हम आपको समझाए हैं कि अक्टूबर जिस मतलब हम लोग के क्वेश्चन में बंदा जो है, जो एम्प्लॉय है वो रिटायर कौन से मंथ में रिटायर हुआ, अक्टूबर में। तो आपको ये याद रखना होगा कि जिस मंथ में रिटायर हुआ उस महीना का छोड़ के प्रीसीडिंग 10 मंथ लेना है। हम यहाँ अक्टूबर लिख के काटे हैं, आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, टोटल लिख देंगे। अब बताइए यहाँ पे 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1,00,000 आएगा, 1,00,000 आएगा, समझ में आया, 1,00,000। और 2,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा, 20,000 आएगा। सर कमीशन तो नहीं है, नील। टोटल कितना आया, 1,00,000। ये एवरेज, ये सैलरी, ये एवरेज सैलरी बोलेंगे या सैलरी ऑफ 10 मंथ बोलेंगे, ये सैलरी ऑफ 10 मंथ बोलेंगे। तो अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए क्या निकालना होगा, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो कुछ नहीं करना होगा, 1,20,000 को डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12,000। घुमा फिरा के आंसर वही आया, ठीक है। तो आंसर कितना है बाबू, 12,000। लेकिन ये हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। तो अब करिए 12,000 को बोलो कैलकुलेट करो, 1/2 इंटू 22 इंटू 12,000 कितना आया, 1,32,000, 1,32,000 आया बाबू सबका। बोलो आया 132। तो हम लोग 132 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 132। अब बताओ तीनों में से छोटा कौन सा है, 132। इसको माइनस कर देंगे, टैक्सेबल बताओ कितना आएगा, 28,68,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया। इतना बड़ा वर्किंग करने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर सैलरी में कोई चेंजेस आ रहा देन यू हैव टू शो द सेम। वर्किंग सम्स का पार्ट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया।
क्योंकि यहाँ पे ना देखो कोई चेंजेस नहीं है, हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एग्जाम में ऐसे बनाइए। मान लो चेंजेस आया तो आप कैसे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप 10 महीने का करोगे, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग सम्स कर रहे हैं तो पूरा सीखेंगे तो समझ में आएगा। एक बार सब लोग करो, कितना आ रहा है? सब लोग क्या करो, एक 32 ही आ रहा है ना, सही है। 12,000 इंटू 22, ठीक है, 1,32,000 है। बोलो बाबू, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, बोर्ड में देखो चेंजेस क्या कर रहे हैं। अगर हम बोल देंगे ना जून से ना 2,000 सैलरी बढ़ चुका, तब हम लोग क्या करेंगे? तो जून से हम कितना लिखेंगे? 12,000 12,000 12,000 12,000, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? आपको इस तरीके से बोलेगा सेंटेंस में, बोला है ना कि लास्ट ड्रॉन सैलरी है 10,000 और उसको इंक्रीमेंट मिला था अक्टूबर में 2,000 का। देखो मेरा सेंटेंस समझने का कोशिश करो। बोला लास्ट ड्रॉन सैलरी 10,000 है, बट बंदे को इंक्रीमेंट मिला, उसके सैलरी में इंक्रीमेंट कब मिला? अक्टूबर मंथ से 2,000। इसका मतलब अक्टूबर मंथ से उसका सैलरी 10,000 है, अक्टूबर से पहले कितना है? 8,000 है। आपको दो तरह का सेंटेंस बोलेगा, आप लिख लो क्वेश्चन में। क्या बोलेगा क्वेश्चन में? इंक्रीमेंट बोलेगा, ठीक है ना? ये आपको इंक्रीमेंट साल के शुरू में बोलेगा या साल के आखिर में बोलेगा। चलो हम लोग इसी क्वेश्चन का लेंगे कि अगर इंक्रीमेंट हुआ, आप हेडिंग डालो इंक्रीमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी इज ₹10,000। इंक्रीमेंट कब से है बाबू? अक्टूबर को हम चेंज कर दे रहे, ठीक है ना? मार्च कर दो, अक्टूबर को काट के मार्च कर दो। तो लास्ट आपका इंक्रीमेंट कब से हुआ है? विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर को काट के मार्च कर देना, 1 मार्च। क्लियर है? कितना है? 2,000, ठीक है। लास्ट ड्रॉन सैलरी लिख दो 10,000। हाँ 2,000। अगर ऐसा बोलेगा, अभी हम उसको करना नहीं है, हम आपको होमवर्क देंगे और पीडीएफ में बहुत सम्स है, तो इसमें इंक्रीमेंट है, आपको समझ में आएगा। देखो बोर्ड में देखो। अच्छा, इंक्रीमेंट के बारे में बोला नहीं है तो हम लोग माने पूरा साल में सैलरी सेम है, अभी बोलेगा सैलरी चेंज हुआ है। देखो वहां पे सेंटेंस क्या लिखा, बोला आखिरी बार सैलरी। आखिरी बार का मतलब होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी उसको कितना मिला है? 10,000 रुपया। उसका सैलरी बढ़ा कब से है? मार्च से, मतलब मार्च से लेके सितंबर तक उसका सैलरी 10,000 है। अब मार्च से पहले उसका सैलरी 8,000 है, इसका मतलब तो यही हो रहा है। मतलब समझे हम क्या बोले? अगर उसका सैलरी मार्च से बढ़ा है तो आखिरी तक कहाँ निकाल ले, कौन से मंथ तक निकाल ले? तो सितंबर तक तो 10,000 होगा, क्योंकि मार्च से बढ़ा है। तो बढ़ा हुआ सैलरी कितना महीना मिल रहा? 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इतना बड़ा नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में कैसे करोगे? जैसे अगर हम तुमको बताएंगे तो 10,000 इंटू कितना करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, 10,000 इंटू 7। अब मार्च से पहले कितना मिलता था? 8,000। तो तुमको 8,000 मिलता, तो 8,000 कितना महीना चलेगा? 3 महीना। तो 8,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 7, 8,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 7। बोलो ना मेरे साथ, 8,000 इंटू 3, 10,000 इंटू मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट आएगा, ठीक है ना? अब देखो तुम्हारा डीए भी चेंज होगा, डीए भी चेंज होगा। डीए बेसिक के ऊपर बोल रहा, यहां तो बेसिक साल पूरे थ्रू आउट द ईयर तो सेम था। अब 2 बार बेसिक चेंज हुआ। 7 महीना बेसिक 10,000 था और 3 महीना बेसिक 8,000 था। तो 8,000 का 20% कितना होगा? 1,600, ठीक है ना? 1,600 होगा ना? और 10,000 का 20% 2,000। तो अब तुमको 1,600 इंटू 3 और 2,000 इंटू 7। समझ पाए यहां तक? अगर हम आपको सवाल देंगे आप कर पाइएगा, ठीक है? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं और लिखिए। ये एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 लिखो।
मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 15 दिसंबर 2023। मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 15 बोले या 10 बोले? 15 दिसंबर 2023। हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी रुपीज 35,500। $35,500, 35,500 लिखे। डीए डीए 2,000 पर मंथ। यहां तक लिखे 2,000। देखो डीए ना परसेंटेज में नहीं बोला, अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो आपको चेंजेस आएगा। एक काम कर लो, आप लिख ही लो परसेंटेज में। 2000 को काट के डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी लिख लो। डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी लिखे यहाँ तक। ग्रेजुएटी रिसीव्ड 18 लाख। ग्रेजुएटी रिसीव्ड 18 lakhs। हुआ यहाँ तक? आपको बताना होगा कवर्ड में कितना आंसर आएगा, नॉट कवर्ड में कितना आंसर आएगा। ठीक है, कवर्ड में कितना आएगा, नॉट कवर्ड में। ग्रेजुएटी रिसीव हम आपको बता दिए कितना है, क्वेश्चन में बोलो। यहां तक लिखे बाबू सब लोग। एक लास्ट लाइन लिखना, इंक्रीमेंट इन बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st June and in terms of DA rupees 500 and in terms of DA rupees 500 या 500 को काट दो, छोड़ दो, हटा दो, 500 को काट दो, मत लिखो, क्योंकि DA कितना है 20% बोला है ना। तो जब DA मेरा बेसिक चेंज होगा तो DA भी तो चेंज होगा। बात समझ पाए हो ना? जब मेरा बेसिक चेंज होगा तब तक मेरा डीए चेंज होगा, क्योंकि जो डीए है डियरनेस अलाउंसेस है वो किसके ऊपर बोला है, बेसिक्स के ऊपर बोला है। अब यहाँ बेसिक मेरा 2 चेंज हो रहा है, क्योंकि चेंज कब से हो रहा है सैलरी बताइए, 1 जून से। एक बार क्वेश्चन रीड कर दो, हम फिर से बोल लेते हैं, जोर से बोलो ना। मिस्टर एक्स 35,500। आगे बोलो। हाँ, डी है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। आगे 18 लाख। 1 जून। तो यहाँ डीए के बारे में नहीं बोला। अगर मेरा बेसिक चेंज हो रहा है तो डीए भी तो चेंज होगा। देखे कौन करता है सबसे पहले, करके बताना हमको, कवर्ड और नॉट कवर्ड दोनों में। तो इंक्रीमेंट कब से हुआ बाबू, क्वेश्चन में बताइए, 1 जून में। अब अमाउंट लिख दीजिए, कितना हुआ इंक्रीमेंट, 4,500, 4,500, 4,500 रुपया पर मंथ। अब कब से हुआ बोलो, कौन सा डेट से हुआ इंक्रीमेंट, 1 जून से। बाबू हम एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दे रहे हैं, जो छूट गया है आप एक बार फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 15/12/2023। हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी था 35,500, 35,500। डीए है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। ₹4,500, ठीक है ना। बेसिक सैलरी कितना बाबू, 35,500। डीए है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, क्लियर है। उसको ग्रेजुएटी मिला है 18 लाख। इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी कब से मिला इंक्रीमेंट, कौन से मंथ से, 1 जून से। कितना मिला इंक्रीमेंट, 4,500 पर मंथ, ठीक है ना। और डीए के बारे में कुछ बोला नहीं है। He retired after 25 years and 7 months. He retired after 25 years and 7 months. He retired after 25 years and 7 months. तो हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, जो चाहिए हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। हाँ सर, सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। ग्रेजुएटी कितना मिला, 18 लाख। कितने साल काम करके रिटायर हुआ है सर, 25 साल 7 महीना, ठीक है ना। उसका इंक्रीमेंट कब हुआ है, जून में हुआ ना इंक्रीमेंट, जून में हुआ बाबू इंक्रीमेंट। 4,500 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है जून में। बताओ आंसर कितना आएगा कवर्ड और नॉट कवर्ड में।
बाबू देखो, जिसका नहीं बन पाया ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा, देखो हम बना दे रहे बोर्ड में। देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया, हम नॉट कवर्ड पहले बना दे रहे। क्वेश्चन क्या था, ग्रेजुएटी उसको कितना मिला, 18 लाख। बोर्ड में देखिए बाबू, 18 लाख मिला। यहाँ पे भी 18 लाख होगा। लिमिट ठीक है 1/2। अब यहाँ पे उसका ना कितना साल काम किया बोलो तो, कितना साल काम करके रिटायर हुआ है? 25 साल। तो यहाँ पे तो 25 ही साल लेंगे। अब इसका यहाँ पे सैलरी निकाल देना होगा हम लोग को, 10 महीने का सैलरी। तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट, बंदा रिटायर कब से हुआ है, दिसंबर में रिटायर हुआ है ना, तो हम लोग नवंबर से पीछे 10 महीना जाएंगे, याद है ना। दिसंबर को छोड़ दो, नवंबर से पीछे 10 महीना जाएंगे। तो उसका इंक्रीमेंट कब हुआ है, 1 जून को हुआ है ना। तो जून से उसको बढ़ा हुआ सैलरी कितना महीना मिला, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 महीना सैलरी मिला, कितना करके मिला, 35,500 इंटू 6। बाकी हमको तो 10 महीना का सैलरी चाहिए, 4 महीना कितना मिला होगा, 35,500 से कम 31,000 इन 31,000 इंटू कितना महीना, 4 महीना। मल्टीप्लाई करो 35,500 इंटू 6, पहला कितना आएगा, 2 लाख। अच्छा 2,13,000। उसके बाद 1,24,000 ऐड कर दो, 3,37,000। ठीक है। अब इसमें डीए आएगा, तो डीए क्या बोला है, ये बेसिक आ चुका है। डीए 2,13,000 का कितना परसेंट निकालिएगा बाबू, निकालो 2,13,000 का 20% निकालो, 42। और 1,24,000 का 20% निकालो, 24,800। ऐड करो 67। अब ये बेसिक है तो ऐड कर लो, बेसिक प्लस डीए, 4,04,000 दोनों को ऐड कर लो, 3,37,000 प्लस 67,400 कितना आया बाबू, दोनों को ऐड करो, 4,04,000 बोले, 4,04,400, 40,44,00 40,44। देखो ये आएगा तुम्हारा 10 महीना का सैलरी। हाँ 10 से डिवाइड करना होगा। अब 10 से डिवाइड कर लो, कितना आया, 1 0 हटा दो, 4,0,4,4। इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से, 5 लाख 5,05,000 बाबू, 5,05,500। तो अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5,05,500। सबसे छोटा कितना कौन सा है, यही है 5,05,500। बाहर चला जाएगा कितना आएगा, 5,05,000 माइनस करो, 12,94,500। देखो बाबू यही आंसर राइट है। 2 मिनट भी नहीं लगा कर दिए, और टेकिंग टू मच टाइम। एकदम आसान है। देखो ये ऐसे नहीं किए तो हम समझाने के लिए किए थे, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। आपको समझ गए, बस शॉर्ट में मारो ना ऐसे। अगर उसमें भी करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा ना, इसमें लिखने में 1-2 मिनट ज़्यादा लगेगा। आप जब समझ गए, बोलो किसी को डाउट है। देखो 35,506 किए क्योंकि यहाँ से 6 महीना उसको बढ़ा हुआ सैलरी मिला, क्लियर है। और 31,000 इंटू 4 किए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रही है, बेसिक आया। डीए भी 20% है, तुम यहाँ महीना को ऊपर निकालो, या हम 6 महीना 4 महीना को जोड़ दे रहे हैं, हुआ। अब बेसिक प्लस डीए, ये 10 महीना का सैलरी आ गया। अब एवरेज निकालेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब वहाँ पे कितना आंसर आएगा, कवर्ड वाले में 11,61,000, 11,61,000 टैक्सेबल ग्रेजुएट है। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है बाबू। हेडिंग डालना ना, लीव इन कैशमेंट, पुट अ हेडिंग लीव इन कैशमेंट।
तो अब बाबू हम लोग ग्रेजुएटी कंप्लीट कर लिए, वी आर गोइंग टू डू लीव इनकैशमेंट। अच्छा, आज हम लोग समझेंगे लीव इनकैशमेंट और उसका प्रोविजन पढ़ेंगे और सम्स करेंगे, ठीक है ना। लीव इनकैशमेंट, अच्छा जो बच्चा पूरा प्रोविजन पढ़ेगा ना, कभी बोलेगा नहीं ना पेपर टफ था। पेपर टफ उसके लिए वो आएगा ना जो आधा प्रोविजन ही नहीं पढ़ के जा रहे। अब जो आप नहीं पढ़ के गए, एग्जाम में वो आया तो बोलोगे अरे बहुत टफ पेपर था। टैक्स कभी टफ होता ही नहीं है। इफ़ यू नो द प्रोविज़न आपके लिए आसान है, आपको प्रोविज़न ही नहीं पता है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। देखो, इजी एंड डिफ़िकल्ट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। इफ़ यू नो एनीथिंग, आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगा, इजी होगा। मेरे लिए चाइनीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज आई डोंट नो चाइनीज़। और चाइनीज़ के लिए बंगाली बहुत डिफ़िकल्ट है। समझ में आया? डिफ़िकल्ट एंड स्टेट कुछ बोल के होता नहीं है बाबू, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है, आप कैसे उस चीज़ को लेते हो, ठीक है। तो सैलरी हम लोग का जो भी सेमेस्टर्स है, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो आपके लिए इजी है, अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे फर्दर ध्यान देते हैं लीव इनकैशमेंट। ये लीव इनकैशमेंट क्या होता है, हमको पहले इसका हिंदी में मतलब समझ में नहीं आना। लीव का मतलब छुट्टी, इनकैशमेंट का मतलब होता है छुट्टी के बदले में पैसा ले लो। आप लोग कॉर्पोरेट में काम करोगे, पढ़ लिखने के बाद आप लोग काम जब भी जॉब करोगे ना, तो आपका जो एम्प्लॉयर है ना, आपको ना कुछ छुट्टी देगा। छुट्टी हम लोग अवेल कर सकते हैं, छुट्टी अवेल नहीं करेंगे तो एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा। जब हम रिटायर होंगे ना तो बोलेंगे भाई हम तो पूरा बहुत ईमानदार थे, हम तो कोई भी छुट्टी हम अवेल नहीं किए, तो मेरा 30 मतलब ना 15 महीना का छुट्टी का पैसा दे दो। एग्जाम्पल की तौर से 15 महीना का छुट्टी हुआ, 10 महीना का हुआ, 8 महीना का हुआ। कोई 40-50 साल काम किया, समझ में आया, उसको हर साल ना एम्प्लॉयर ना उसको छुट्टी प्रोवाइड करता है। तो कितना करता है वो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, जितना भी दे सकता है। अभी इनकम टैक्स के ऊपर उसके क्या प्रोविज़न है हम बताएंगे, क्लियर है। तो हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लो ये कौन है, एम्प्लॉयर है, ये कौन है बाबू, एम्प्लॉयर है, और ये कौन है, एम्प्लॉई है, ठीक है, ये एम्प्लॉई है। अब अच्छा अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सर्विस रेंडर कर रहा है, कौन सर्विस रेंडर कर रहा है, बदले में ये क्या दे रहा है, देखो क्या दे रहा है बाबू, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सैलरी पे कर रहा है। किसको, खाली सैलरी देने से ना ये काम नहीं करेगा, समझ में। मोनोटोनस का मतलब जानते हो, जब एक काम करते करते ना हम लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। पता है आपको, कोई भी एक चीज़ में जो इंसान काम करेगा ना उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आया। तो अगर इसको टाइम टू टाइम छुट्टी नहीं दिया जाएगा, इसका माइंड रिफ्रेश नहीं होगा, तो इसका प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, ये फोकस कैसे करेगा। बात तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर हम इसे सिर्फ काम और काम करवाएंगे तो इंसान ना काम करते 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 ना धीरे धीरे काम करने का दिल नहीं करेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉयर है ना वो चाहेगा कि हम अपने एम्प्लॉय से 100% प्रोडक्टिविटी निकाले, काम निकलवाए। जैसे एक स्टूडेंट, देखो जो कोच होता है ना वो 100% प्लेयर से निकालता है, मतलब सबके पास 100% करने का कैपेसिटी है, लेकिन कोई अपना 100% नहीं देता है। तो हम आपसे अगर 100% निकलवाएंगे, ठीक है ना, वो मेरे अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपसे हम 100% कैसे निकलवा रहे हैं। लेकिन हम आपसे सिर्फ काम के ज़रिए से ना खाली बोले काम 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 काम, इसके माइंड में ना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सुबह आ रहा है रात में जा रहा है, सुबह आ रहा है ऑफिस के लिए, शाम में रात हो जा रहा, छुट्टी हो जा रहा, मान लो घर दूर है, फिर खाली ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, और अलग कोई दुनिया ही नहीं है। सर दुनिया क्यों नहीं है, अगर संडे छुट्टी हो रहा तो इतना सारा काम होता है संडे में, और मान लो अगर ये दूसरा दिन छुट्टी करता है तो इसका सैलरी कट जाएगा। और याद कर लो हमारे लिए ना, जब हम लोग एक सर्टेन एज में आ जाएंगे तो हमारे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पैसा से सब कुछ है, ठीक है। अगर जो फैमिली मेम्बर है ना, जो मतलब जो घर गृहस्थी चला रहा है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो देखो उन लोगों के ऊपर 10 खर्चा होता है। बच्चा का स्कूल फीस देना है, राशन देना है, मेडिकल है, और भी बहुत सारा XYZ एक्सपेंस होता है।
तो अब अगर ये कहीं छुट्टी करना भी चाहता है तो इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा कि अगर हम छुट्टी करेंगे तो मेरा एम्प्लॉयर जो है मेरा पैसा काट लेगा, और मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये नहीं भी चाह के, मतलब होता है ना, छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तब भी क्या है, जाता है। क्यों? माँ बाप लालच देते, टिफ़िन बहुत सारा चीज़ मिलेगा। वैसे ये काम में नहीं जाना चाहता है, लेकिन ये लालच नहीं है, अब तो ये बड़ा हो गया, अब इसको कोई चॉकलेट का लालच थोड़ी देगा। इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ख़राब चीज़ होता है। अब इसके ऊपर पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम नहीं जाएंगे फिर मेरा घर में ना गीना बोटी नापा सुरवा, बहुत झमेला होगा पैसा का लेके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको काम करना होगा। तो एम्प्लॉयर सोच रहे हैं ना, देख के लग जाएगा ना भाई, कोई होता नहीं जैसे हम देख के बता देंगे कोई ज़बरदस्ती पढ़ने आया है यहाँ पे, है कि नहीं, हाँ कोई इंटरेस्ट है, हम ज़बरदस्ती तुमको ही नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे कोई ज़बरदस्ती पढ़ रहा है और कोई सच में इंटरेस्ट के लिए है। जैसे आरिफा को देख के लगता है बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, एब्सेंट नहीं करती है। हम आरिफे का लिए तो ऐसा मत बोलना सर सिर्फ वही है, आप लोग काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो, इसीलिए तो रोज़ा रख के भी ट्यूशन आ रहे हो, इतना धूप में भी तो आ रहे हो, बहुत बड़ा बात है। नहीं तो ट्यूशन एब्सेंट करने के लिए तो रीज़न चाहिए, है कि नहीं, धूप ज़्यादा है, भूख लग गया, तबीयत ख़राब है, XYZ सो मेनी ये है हम लोग के लिए ऑप्शंस है। तो अब अगर हम इसको छुट्टी दे देंगे तो क्या होगा, हफ्ता महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन। मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है तो एक महीना में कितना हफ्ता होता है, 4 हफ्ता। हर हफ्ता में एक संडे मतलब 4 दिन, एक सैटरडे मतलब 4 दिन, मतलब 30 दिन में 8 दिन माइनस कर दो, कितना दिन हुआ, 22 दिन हुआ, ठीक है ना। और 4 दिन छुट्टी कर दे रहे तो 22 से 4 माइनस कर दो, 18 दिन। अब ये सोचेगा 18 दिन करके महीना का सैलरी मिलेगा, और 4 दिन हम क्यों माइनस किए, 4 दिन इसको पेड लीव दे दे, जाओ घूमो फिरो, घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है। सोचेगा वाह मेरा एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, इसको 4 दिन समझ रहे हो, 4 दिन कैसे हुआ, एक महीना में कितना डेज होता है, 30 दिन होता है, अरे 4 हफ्ता तो 4 संडे 4 सैटरडे, क्लियर हुआ। तो हर एक दिन जोड़ो, छुट्टी हुआ तो 8 दिन ऐसे ही हो गया, 30 से 8 माइनस कर दो, 22 दिन। मान लो पेड लीव दे रहे, एग्जाम्पल की तरफ से कितना लीव दे रहे, 4 दिन। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको 6 दिन का लीव दे रहे सर, और 16 दिन सर, 7 दिन, 15 दिन, 15 दिन काम कर रहा है, 1 महीना का सैलरी ले रहा है, और क्या चाहिए। और मान लो ये अपना छुट्टी प्लॉट भी कर सकता है, प्लॉट जानते हो ना, इधर संडे पढ़ ला, आज गांधी जी का बर्थडे, कल जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे, कल मेरा बर्थडे, कल उसका, तो ऐसे ना लाइन से ना 10-15 दिन ऑफिस ही नहीं जा रहा है। और महीना का एंड में सबसे अच्छा खुशी क्या होता है ना, जब आपको एक 2 मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ XXX अमाउंट। वो जो खुशी होता है ना, वो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। समझ में आया, वो मेरा ही पैसा है, हमको मिल रहा है, लेकिन जब वो अकाउंट में आता है ना, उसका खुशी मतलब हम बिलीव नहीं कर सकते। खाली खर्चा ना हो, खाली आता रहे, डेबिट ना हो अकाउंट से, अकाउंट सारा क्रेडिट हो रहा। हमको भी फीस मिलता है, जब मिलता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड दिस मच, कितना अच्छा फील होता है कि नहीं। तो लीव इनकैशमेंट आप समझ तो पाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द लीव इनकैशमेंट। लीव किसको देना अच्छा, लीव अब तुमसे पूछा जाएगा क्यों देना जरूरी है। ये ना बाबू बहुत सियाना है सर, सियाना है तभी तो बिजनेस का मालिक है, चालाक नहीं होता तो मालिक होता। ये 15 दिन काम करेगा ना तो ये क्या रहेगा ना, दबा फील करेगा, अरे भाई 15 दिन काम करे, 15 दिन का फ्री में पैसा ले रहे हैं। तो अब जब हम ऑफिस आएंगे ना तो हम मेक श्योर कि हम अपना 100% दो। ये 6-7 दिन का एक दिन काम कर लेगा, मतलब जोश में, कहें कि एम्प्लॉयर को खुश करना है कि नहीं। अभी तो अब ये छुट्टी कभी नहीं बोल सकता है, और ये ना इसका बॉडी सुस्त भी नहीं रहेगा, एकदम तगड़ा वाला काम करेगा कि भाई आज काम करके जाना है। क्यों, अपने एम्प्लॉयर को खुश करना है। बिन बोले जब इतना कुछ मिल जा रहा है, इसको इतना कुछ मिल जा रहा है, फैसिलिटीज के नीचे दब जा रहा है, इतना एम्प्लॉयर इसको फैसिलिटीज दे दिया। अब ये क्या करेगा, जब ऑफिस आएगा नेक्स्ट दिन, इसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या होगा, इसका इफिशियंसी कम होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। बोलो क्यों हाई होगा, क्योंकि ये जानता है इससे काम कैसे कराना है, क्योंकि टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ये जानता है गरीब लोगों के साथ कैसे डील करना है। समझ में आया, गरीब लोगों के साथ कैसे डील करना है। जैसे इंडियन लोग के साथ कैसे डील करना है, फ्री में क्लास दे दो या फ्री में कुछ दे दो, देखोगे लाइन लगा रहेगा, तब धूप कुछ नहीं नजर आएगा, छाता लेकर खड़े रहेंगे,
अगर कोई बोल देगा फ्री सामान मिल रहा है, याद करो वो जमाना जब जियो में फ्री सिम मिलता था, हम लोग लाइन धूप है कुछ नहीं है, फ्री में तो मिल रहा है। अगर फ्री का चीज बाबू बहुत खतरनाक बहुत घातक होता है। फ्री से क्या हो रहा है ना हम लोग कर रहे, तो लीव इनकैशमेंट समझे। अब लीव इनकैशमेंट से सर छुट्टी से क्या ताल्लुकात है? अगर ये बंदा छुट्टी नहीं लेगा, अपना छुट्टी एक्यूमुलेट करेगा, जमा करेगा, तो एक ना एक दिन तो जाएगा। सर दुनिया से जाने का बात नहीं कर रहे, कंपनी से तो जाएगा ना, रिटायर तो होगा। जब ये रिटायर होगा तो इसका तो बकेट में, इसका ना वॉलेट में, वॉलेट बकेट समझ रहे हो ना, इसका क्या रहेगा बाबू? छुट्टी जमा रहेगा। अब ये छुट्टी का क्या करेगा? चार डालेगा। अब तो कंपनी में काम ही नहीं करेगा, बोलेगा ए एम्प्लॉयर मेरा छुट्टी लेके ना हमको पैसा दे दो। आज जब इसके पास पैसा आएगा तो इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। बोला सुना तुमको पैसा मिला, सही बात है। बोला हमको पैसा मिला, हमको टैक्स दे दो। बोला भाई टैक्स दे दो, ये तो हम, मेरा घर में लगन था, शादी ब्याह था, मेरा दोस्त का बर्थडे था, इतना था, हम ऑफिस आके छुट्टी बचाएं ताकि हम रिटायरमेंट पर, जब हम रिटायर हो तो हमको एक लमसम पैसा मिले, लीव इनकैशमेंट। सरकार बोला इसीलिए तो हम रूल्स बनाए। रूल्स हम क्यों बनाए? ताकि तुमको बेनिफिट हो, और तुमको बेनिफिट होगा हमको बेनिफिट होगा। एक चेन सिस्टम चल रहा, समझ रहे हो? हम गवर्नमेंट है, हम ऐसा रूल्स क्यों बनाए? ताकि हम पब्लिक से पैसा ले। सरकार ना एक्ट बना के पैसा ले सकता है, ऐसे पैसा नहीं ले सकता है, समझ रहे हो? जब तक हम रूल्स नहीं बनाएंगे और वो रूल्स के हिसाब से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपसे हम कैसे आपके ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे? आपको बोलेंगे भाई पैसा दे दो, अब बोलोगे क्यों दे हम पैसा? मेरे पास पैसा कहाँ है? हम लोग तो इंडियन, पैसा ही नहीं है। पैसा है? नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास। तो जब आपको पहले पैसा लाने का जरिया खोल रहे, आपके पास पैसा आया, फिर बोलेंगे ना आप टैक्स दो हमको। सीधा हिसाब समझे लीव इनकैशमेंट। इसके पास ऑप्शन था 4 दिन हर महीना में छुट्टी लेने का, लेकिन बेचारा सर्दी गर्मी बरसात तीनों टाइम रेनकोट पहन के बरसात के टाइम में ऑफिस आ जा रहा है, बहुत मेहनत किया। अब इसका जो भी टेन्योर था उसका 10 साल 20 साल में हर साल कुछ ना कुछ तो छुट्टी जमा होता था, कैरी फॉरवर्ड होता था। अब 20 साल में बहुत छुट्टी हो गया। अब जब रिटायर हो गया तो कंपनी में काम नहीं करेगा, तो कंपनी में बोलेगा भाई मेरा 20 साल का छुट्टी का पैसा दे दो हमको। तो पैसा का छुट्टी पेड लीव इन कैश करवा सकते हैं। इन कैश समझ रहे हो? क्लियर है? तो कुछ लिमिट है, कुछ रूल्स है, हमको पढ़ना होगा। समझ में आया? चलो पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। लीव इनकैशमेंट कोई बोलेगा समझ पाए बाबू क्या है? व्हाट इज लीव इनकैशमेंट ऑल अबाउट? चलो चलिए, फॉर्मेट क्या है लीव इनकैशमेंट? फिर लिखेंगे लीव इनकैशमेंट। मैक्सिमम लिमिट कितना है बाबू? मैक्सिमम लिमिट 25 लाख। मैक्सिमम लिमिट कितना है? मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आपका आगे पीछे फ्रेंड ने 3 लाख लिखा, बोलेगा तुम गलत हो। बोला तुम गलत नहीं हो, आई नो द प्रोविजन। 3 लाख पहले था, अभी कितना हो चुका है? 25 लाख हो चुका है। पहले मान लो आप एग्जाम में आपके पीछे कोई पुराना रूल्स लिख रहा है, कितना लिख रहा? अब बोला बाबू 25 लाख नहीं है 3 लाख है, तुम उसको क्या बोलोगे? है उसको क्या बोलोगे? ये आई डू अग्री विथ यू, अगर आप 3-4 साल पहले एग्जाम देते तो कितना होता आपका? 3 लाख था, लेकिन अब कितना हो चुका है? 25 लाख। आप लोग काट के 3 लाख मत करना, अभी का रूल्स कितना है? 25 लाख। यहाँ तक बात समझ में आया? तो एग्जाम में अगर कोई करेगा तो उसको हेल्प कर दीजिएगा। मुंह से बोलने में कितना टाइम लगेगा? गलत करो, लीव इनकैशमेंट 3 लाख नहीं होगा, कितना होगा? किरण बहुत बड़ा बात बोली, बता तो देंगे, इंसान बिलीफ सिस्टम बहुत खराब होता है, मानता ही नहीं। चलो ABC चलो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ into 10
unavailed leave into average salary of last 10 month. देख लीजिए बाबू, अब यहाँ सैलरी का मतलब अलग होता है, एमओएस मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ अलग होता है। आपको पता होना चाहिएगा एमओएस कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। तो रूल्स पहले लिखो, यहाँ पे 4 कंडीशन है। देखो 4 में जो छोटा होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसको कहाँ करेंगे बाबू, बाहर करेंगे। और ये वाले अमाउंट से, बोर्ड में देखो ये वाले अमाउंट से जो सबसे छोटा होगा उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ समझना होगा। नोट, पहला नोट, एमओएस फॉर द पर्पस ऑफ लीव इनकैशमेंट, लीव फॉर द पर्पस ऑफ लीव इनकैशमेंट। यहाँ पे एमओएस का मतलब वही होता है जो एचआरए में होता है। एचआरए में एमओएस का मतलब क्या होता है बोलो तो, बेसिक डीए, डीए कौन लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन, 2 कमीशन है बाबू, फिक्स और वेरिएबल। सर वेरिएबल जो टर्नओवर के ऊपर निकाला जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ एमओएस लिख लेंगे, बोलो पहले क्या लिखेंगे, डीए, डीए में एफ लिख दे, एफ का मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है, प्लस कमीशन, कमीशन ऑन टर्नओवर। ये एक इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे जो 10 महीना लेंगे ना, जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन से पीछे 10 महीना जाएंगे। देखो हम लोग ग्रेजुएटी में क्या पढ़े थे कि जिस महीना रिटायर हो रहा है ना वो महीना को छोड़ के पीछे 10 महीना। जैसे एग्जांपल के तौर से आज का कौन सा डेट है बाबू, 6 तारीख है। अगर कोई बंदा आज रिटायर होता है ना, आज से पीछे 10 महीना जाएगा। समझ में आया? तो 10 महीना, तो 10 महीना कैसे होगा बाबू? सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो आज अगर कोई रिटायर हुआ तो पीछे इससे 10 महीना पीछे जाएंगे, तो 10 महीना पीछे जाएंगे, मंथ मंथ करके पीछे जाएंगे। तो 1 महीना हम लोग ना कैलेंडर में 1 महीना कैसे मानेंगे? अगर आज कोई 6 तारीख को रिटायर होता है तो इससे कितना दिन पीछे जाएंगे बाबू? 10 महीना पीछे जाएंगे। याद कर लीजिएगा, ये 6 तारीख को छोड़ेंगे नहीं, 6 तारीख से पीछे 10 महीना जाएंगे। समझ में आया? ग्रेजुएटी में क्या था, जिस मंथ वो रिटायर होता था वो पर्टिकुलर मंथ को ही छोड़ के पीछे 10 महीना जाते थे, प्रीसीडिंग 10 मंथ। यहाँ पे जो 10 मंथ जाएंगे, यहाँ पे जो 10 मंथ जाएंगे, जिस मंथ वो रिटायर हो रहा है उस मंथ को तो लेंगे, प्लस उस डेट को भी ले लेंगे, उस डेट को भी ले लेंगे। आज अगर 6 तारीख है तो आज ही से पीछे 10 महीना चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप नोट लिख दीजिएगा, for the purpose of computing average salary of last 10 month, देखो for the purpose of computing average salary of last 10 month, ठीक है ना, of the last 10 month, 10 month of salary shall be taken into consideration from the date of retirement। लिखे 10 month of salary shall be taken from the date of retirement। अच्छा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रीसीडिंग कितना महीना जाएंगे? 10 महीना जाएंगे। मतलब आज अगर 6 तारीख है तो 6 तारीख को इग्नोर मत करना बाबू, 6 तारीख से पीछे कितना महीना चले जाइएगा? 10 महीना चले जाइएगा। तो बोलो क्या नोट लिखा है हम लास्ट वाला, क्या नोट लिखा है बाबू? फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग, बोलो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, ठीक है ना,
तो एवरेज 10 मंथ शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ देखो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट के इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे सम्स में ना आपको हम अनअवेल्ड लीव निकालना बताएंगे। तो अब एक पेज में ये फॉर्मेट है, कुछ है नहीं, पूरे सम्स में खाली अगर आप अनअवेल्ड लीव निकालना सीख गए हो ना तो पूरा सम समझ गए हो। तो अब हेडिंग डालना अनअवेल्ड लीव, अब हेडिंग डालना अनअवेल्ड लीव। हेडिंग क्या डालोगे बाबू? अनअवेल्ड लीव। तो बाबू हम लोग लीव इनकैशमेंट को डिटेल में समझेंगे, व्हाट इज लीव इनकैशमेंट ऑल अबाउट, वो तो हम आपको बता दिए। आप बताएंगे अनअवेल्ड लीव क्या होता है। अच्छा, लीव का मतलब छुट्टी, अवेल्ड का मतलब जो ले लिए, अनअवेल्ड का मतलब वो छुट्टी जो नहीं लिए, वो छुट्टी जो नहीं लिए, वो छुट्टी जो नहीं लिए। चलो, मंथ का मतलब क्या होता है? सर हमको मालूम है मंथ का मतलब महीना होता है, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग का इनकम टैक्स के हिसाब से एक महीना में 30 दिन होता है। बोलिए, एक महीना में 30 दिन होता है। सर एक महीना में यहाँ भी 30 दिन होता है? नहीं बाबू, फेब में कभी 28 हो जाएगा, कभी 29 हो जाएगा, दिसंबर में 31 होगा, अक्टूबर में भी 31 महीना होगा। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ लें तो सैलरी, खास करके लीव इनकैशमेंट में, यहाँ महीना हम बोलेंगे तो एक महीना में कितना दिन बोलिएगा? 30 दिन। मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। क्लियर है? यहाँ 31 दिन नहीं होता है, हम लोग के इंग्लिश कैलेंडर में होता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ लें, यहाँ मंथ का मतलब क्या होता है बाबू? जब भी बोलेंगे मंथ तो कितना बोलिएगा? 30 दिन। जब भी बोलेंगे मंथ कितना बोलिएगा? 30 दिन। घर में मत बोलिएगा 30 दिन। घर में अगर पूछेगा कौन महीना चल रहा है, ये महीना चल रहा है, इसमें कितना दिन होता है, तो 31 दिन होता है। लेकिन हम लोग के सब्जेक्ट में, हम लोग के कॉन्सेप्ट में तो एक महीना ऑलवेज 30 दिन होता है। बात समझ में आया? चलो, ये कौन? एम्प्लॉयर। ये कौन? एम्प्लॉई। अब बात तुम समझ में आया? एम्प्लॉय को जो पैसा मिलेगा वो क्या पैसा देगा? अपना छुट्टी देके तो पैसा लेगा, उसके पास छुट्टी ही नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो इनकम टैक्स चार्ज नहीं करेगा। बात तुम समझने का कोशिश करो। इसको अपने छुट्टी पे जो भी इसको छुट्टी मिला है वो सरेंडर कर दिया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सरेंडर करने पे एक लमसम पैसा मिल रहा, जैसे उसको एक लमसम पैसा मिल रहा तो इनकम टैक्स उस पर क्या चार्ज कर रहा बाबू? टैक्स ले रहा। बात समझने का कोशिश करो। तो ये ना सर्विस दिया है, कौन किसको सर्विस दिया? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अपना जिंदगी का कुछ अहम हिस्सा दे दिया, 10 साल 20 साल 15 साल, समझ रहे हो? एक अहम हिस्सा दे दिया। अगर एवरेज साल होगा 60 साल, अगर 40 साल काम किया है तो आधा जिंदगी तो कहाँ दे दिया भाई? आधा नहीं, पूरा ही जिंदगी दे दिया। जब तक वो काम करने का लायक हुआ 20 साल में काम थमा दिया गया, 60 साल में जब बॉडी जवाब दिया तो वहां से चला गया। तो कुल मिला के कितना महीना साल काम किया होगा? पैदा होते तो काम में नहीं लग गया होगा ना, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया होगा। 20 साल 22 साल 25 साल, 25 साल से अगर 60 साल काम किया होगा तो एक पीरियड काम किया है ना। तो एम्प्लॉयर इसको कुछ छुट्टी दिया होगा, तो हो सकता है कुछ छुट्टी। अच्छा, इसको जो पैसा देगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा तो जो छुट्टी किस छुट्टी पे देगा? टोटल छुट्टी या अवेल्ड छुट्टी या अनअवेल्ड छुट्टी? अनअवेल्ड छुट्टी ना। जितना छुट्टी हम नहीं लिए उसी का तो पैसा मांगेंगे। बात तुम समझने का कोशिश करो। ये हमको हर महीना छुट्टी देता है। अब मेरे पास छुट्टी देता है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, छुट्टी ले या ना ले या कुछ ले, 3 ही ऑप्शन होगा ना। या हमको मान लो महीना में 6 छुट्टी मिलता है, पहला ऑप्शन कितना छुट्टी लिया गया? पूरा 6। ये बिलीव नहीं करता फ्यूचर में, बोलता है एंजॉय करो। पहला ऑप्शन पूरा 6 छुट्टी ले लिया। दूसरा ऑप्शन नहीं लिया छुट्टी। तीसरा ऑप्शन हर महीना 3 छुट्टी ले रहा, 3 छुट्टी। तो अगर इसको कितना छुट्टी मिल रहा है? मान लो 6 छुट्टी मिल रहा है, तो 6 छुट्टी में कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। फुल ले लो, पार्ट ले लो, ठीक है, या नहीं लो। अगर फुल ले लेता है तो ये तो पढ़ेंगे क्यों? जितना छुट्टी मिला सब लेके राजू बैठ गया है। अब उसको पैसा किस बात का मिलेगा?
हम अगर रिटायर हो रहे हैं, हम बोले भैया मेरा जितना पैसा निकलना है ना हमको पैसा दे दीजिए, तो एम्प्लॉयर बोलेगा तुम तो एक्सेस छुट्टी ले लिए हो, तुमको हर महीने हम 6 छुट्टी देते थे, तुम चितरंजन का सर्टिफिकेट दिखा के बोलते थे आज इसका तबीयत खराब कल उसका तबीयत खराब, तुम जितना उम्मीद से ज़्यादा तुम छुट्टी ले लिए, तो तुमको पैसा किस बात का दे? पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें नहीं, इसमें मिलेगा। इन दोनों केस में ये कॉन्सेप्ट आएगा। आपको हर महीना 6 छुट्टी मिलता था, आप 3 लिए, कुछ नहीं लिए या एकदम ही नहीं लिए, तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे अनअवेल्ड का मतलब। तो अनअवेल्ड लीव निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि कितना साल काम किया और उसको कितना छुट्टी मिला और कितना अवेल लिया। अगर अनअवेल्ड लीव का मतलब कम कैसे निकालेंगे? टोटल लीव, टोटल लीव माइनस, बोलो ना, अवेल्ड लीव, क्या आएगा? अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव आएगा तभी तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हमको ये निकालना होगा टोटल लीव, अवेल्ड लीव माइनस अनअवेल्ड लीव। ये जो टोटल लीव है ये कौन किसको देगा? सर एम्प्लॉयर देगा। सर कितना देगा? अरे सेक्शन 15 पढ़े हैं, चार्जिंग सेक्शन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, चार्जिंग सेक्शन है, वो कितना भी दे सकता है, हमको उसके लिए टेंशन नहीं लेना होगा। वो महीना में साल का दे रहा मालूम है ना, 45 दिन छुट्टी दे रहा है। साल का कितना छुट्टी दे रहा है? 45 दिन। हो सकता है साल का 2 महीना छुट्टी दे दे, भाई रिलेशन है ना। साल का कितना महीना छुट्टी दे दे? 6 महीना छुट्टी दे दे। सर साल का 8 महीना छुट्टी दे दे। सर ऐसा कौन एम्प्लॉई है जो ऐसा कौन एम्प्लॉई है जिसको साल का 8 महीना छुट्टी मिल रहा? हम अपने ऊपर एग्जांपल ले रहे, मेरी वाइफ काम करती है, उसको हम छुट्टी दे देते हैं, हम एम्प्लॉयर हैं, उसको साल का 10 महीना छुट्टी दे देते हैं, क्या मेरे साथ काम करेगी, दिमाग खराब करेगी, जो छुट्टी पैसा ले लो। एग्जाम्पल दे रहे वाल, मेरा साला काम करता है, नोच डाला मालूम है, चोरी कर ले रहा, अरे बाबा छुट्टी, जब तक वो रहेगा उसको सैलरी भी मिलेगा और मेरा लॉस भी। हम बोले बाबा तुम 10 महीना का छुट्टी ले लो ना, पैसा हम लेंगे, तुम नहीं आओगे हम कमाएंगे, तुम आओगे मेरा लॉस होगा। समझ में आया? नई मामा से काना मामा अच्छा है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा कोई रिश्तेदार जो बिजनेस का पिलर ही चोरी कर ले रहा है, बिजनेस रहेगा नहीं, ऑपरेट नहीं करेगा तो हम कहाँ से कमाएंगे? समझ रहे हो? आप ये घबराना मत, सर कितना महीना छुट्टी दे रहा, क्वेश्चन में कितना भी लिख सकता है, आपसे उससे क्या टेंशन। 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है। ये कौन किसको देगा छुट्टी? अरे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितना भी छुट्टी दे सकता है, लेकिन इनकम टैक्स बोलेगा ये खाने आसो এটা কি হচ্ছে, बोला हम 30 दिन मानेंगे। बोला इट मतलब, बोला तुम कितना महीना छुट्टी दे रहे हो? बोला वेल आई गेट 2 महीना छुट्टी 1 साल में। बोला तुम पूरा अपना पास रखो, हम इनकम टैक्स हैं, हम मानेंगे तुमको साल में कितना छुट्टी मिल रहा है? 30 छुट्टी मिल रहा है। सर अगर हमको 20 दे रहा है तो विच एवर इज लोअर तो और अच्छा है। इनकम टैक्स बोलेगा हम मानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं देगा। अगर आपको 45 दिन का दे रहा है तब भी हम मानेंगे कितना मिल रहा है आपको? 30 दिन। क्लियर है? आपको 20 दिन दे रहा, विच एवर इज लोअर, हम तो मानेंगे 20 ही दिन है। तो यहाँ 2 इंसान अलग अलग हैं, एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मान लो 20 साल काम किया, कितना काम किया? 20 ईयर्स काम किया, यहाँ 20 ईयर्स काम किया। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ यहाँ भी नहीं लेंगे, ठीक है? यहाँ 20 साल काम किया। अब 20 साल में मान लो ये बोला आपको हर साल में 2 महीना का छुट्टी मिलेगा, तो टोटल लीव कितना आएगा? अरे 1 साल में 2 महीना तो 20 साल में 40 महीना। नहीं समझे? कितना आया बाबू? 40 महीना, ठीक है? टोटल कितना मिला इसको? 20 साल में कितना छुट्टी मिला? 40 महीने का छुट्टी मिला। अब डिपेंड करता है इसमें कौन सा ऑप्शन है, फुल पार्ट नो, फुल पार्ट नो। पूरा लिया है, अगर पूरा ही ले लिया तो फिर चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे भाई, कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कब? जब ये 2 आएगा। मान लो क्वेश्चन में बोल दिया है ना 30 महीना का छुट्टी ले चुका है, 30 महीना का छुट्टी। अब जो ले चुका है इनकम टैक्स तो कुछ नहीं करेगा ना, जो हम खा चुके हैं, पी चुके हैं, ले चुके हैं, अवेल कर चुके हैं, उससे नहीं लेगा। अब इनकम टैक्स अभी बोलेगा ना 40 से 30 माइनस कर दो, कितना बचेगा? इनकम टैक्स बोलेगा हम निकालेंगे बचेगा कि नहीं बचेगा। आप तो तुम बोले 40 से 30 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब हम निकालेंगे। रियलिटी में इसको छुट्टी कितना मिलना चाहिए था?
इसको इनकम टैक्स के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 30 नहीं मिलना चाहिए था बाबू, इसको कितना मिलना चाहिए था? इसको मिलना चाहिए था 20 साल काम किया, 1 साल में 1 महीना, तो कितना महीना मिलना चाहिए था? 20 महीना, 20 महीना मिलना चाहिए था इनकम टैक्स के हिसाब से। ये अवेल कितना कर चुका है? तो इसका लीव इनकैशमेंट काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, मतलब ये काउंट नहीं होगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, हम फिर से बोल रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिए। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना छुट्टी मिलना चाहिए था? 20 महीना। एम्प्लॉयर के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 40 महीना, जिसमें से अवेल्ड कितना किया है? ये बेचारा ना 10 महीना का छुट्टी मांग रहा है, बोला भाई हम तो 10 महीना नहीं लिया, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से इसको कितना मिलना चाहिए था? इनकम टैक्स बोलता है साल में 1 साल 30 दिन का होता है, जितना महीना काम किया, 20 साल काम किया, साल का 1 महीना, 20 साल का 20 महीना, तो ये तो इसके हिसाब से है। लेकिन जब हम कंप्यूट करेंगे किसके हिसाब से? इनकम टैक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे, क्लियर है? इनकम टैक्स के हिसाब से कितना लिखेंगे? 20। 20 में कितना ले चुके हो? 30। अब तुमको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, समझ में आया? नहीं देगा पैसा, पैसा मिलेगा, वो हम टैक्सेबल के बारे में बात कर रहे हैं, टैक्सेबल के कॉन्सेप्ट के पर बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो दूसरा है, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको बताना बाबू, यहाँ पे देखो, उसको छुट्टी मिला है, मान लो 40 साल काम किया, हाँ 40 साल काम किया, 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट रुको ना, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। 40 साल काम किया है और अवेल्ड कितना किया है पार्ट में? 15 महीना। तो बताइए अनअवेल्ड कितना होगा? बोलिए अनअवेल्ड कितना होगा? देखो यहाँ पे 40 साल काम किया है, कितना छुट्टी लिया है? 15 महीना का छुट्टी लिया है। तो 40 महीना काम किया है, एम्प्लॉयर उसको कितना देता है? एम्प्लॉयर देता है ना उसको, साल में उसको देता है, मान लो एग्जाम्पल की तौर से ना 1 ही महीना का छुट्टी देता है, साल में 1 महीना का छुट्टी देता है। इनकम टैक्स भी कितना मानता है? 1 महीना। तो अब दोनों में इख्तिलाफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर कितना लिखेंगे? 40। अवेल्ड कितना किया है? 15 अवेल्ड किया है, तो माइनस कर दो, 40 से 15 माइनस कर दो, 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा, कितना 30 लेंगे? कितना काम किया है? 40। एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? 1 महीना का छुट्टी। इनकम टैक्स भी कितना बोल रहा है? 1 महीना का छुट्टी। क्लियर है? एम्प्लॉयर भी बोल रहा है 1 महीना का छुट्टी और इनकम टैक्स भी बोल रहा है 1 महीना का छुट्टी। अगर एम्प्लॉयर बोलता साल का 2 महीना का छुट्टी, तो 40 साल काम किया तो कितना छुट्टी मिलता? 80 महीना का छुट्टी मिलता। अब 80 महीने में कितना वेल्ड किया है? मान लो 15 का वेल्ड किया है, लेकिन हम 80 से 15 माइनस नहीं करेंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना मिल रहा है? इनकम टैक्स के हिसाब से तो महीना 1, तो 40 में 40 माइनस 15 कितना हुआ? 25। तो 25 महीना, दोनों केस में तो 25 आ रहा। समझ में आया? वो हम लोग इनकम टैक्स को फॉलो करेंगे, हम लोग इनकम टैक्स को फॉलो करेंगे। जब भी कंप्यूट करेंगे टैक्सेबल निकालेंगे, इनकम टैक्स निकालेंगे। बोलो फिर से, यहाँ तक समझ में आया बाबू? यहाँ तक समझ में आया? एक बार डेज वाला आपको हम बता देते हैं, कितना दिन का छुट्टी मिलता है। चलो आप लोग बताना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग बताना। महीना का 45 दिन छुट्टी मिलता है, साल का कितना दिन मिलता है? 45 दिन। कितना काम किया है? 30 साल काम किया है। अवेल्ड कितना किया है? अवेल्ड कितना किया है? $450 डेज। बताइए, निकालिए, बोलो अवेल्ड कितना किया है? एज पर एम्प्लॉयर कंपनी कितना देता है? साल में 45 दिन का छुट्टी। कितना साल काम किया है? 30 साल काम किया है। अवेल्ड कितना किया है? 450 दिन। बोलो अनअवेल्ड छुट्टी निकलेगा कितना? निकलेगा बोलो
450 निकलेगा। बोलो कितना निकलेगा? देखो कैसे आएगा, 450 दिन 45 दिन मिल रहा है, तो 45 दिन मिल रहा है ना, उसका नहीं मिलेंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना मिल रहा है? 30 दिन। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना मिल रहा है? 30 दिन। 30 डेज इंटू कितना साल काम किया? 30 दिन। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 900 डेज आ चुका है। 900 डेज आ चुका है, जिसमें अवेल्ड कितना किया है? 450 दिन अवेल्ड किया है। माइनस करो कितना आया? 450 दिन। बाबू ये डेज है, ये क्या है? हम इसको मंथ में लाने के लिए किससे कर देंगे? 30 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया? क्योंकि हम तो को मंथ में लेना है ना, तो 450 को मंथ से डिवाइड करो, कितना आया? 15 महीना। कितना आया? 15 महीना। समझे कॉन्सेप्ट? जब भी डेज में बोलेगा तो मंथ में लाने के लिए 30 से डिवाइड कर देना। तो ये 30 ईयर्स तो काम किया है ना। कितना साल काम किया? 30 साल। उसका एम्प्लॉयर साल में कितना छुट्टी दे रहा है? तो इनकम टैक्स इतना मानता है। बोलो इनकम टैक्स इतना मानता है। अगर 20 दिन दे रहा, विच एवर इज लोअर, 30 से कम होगा तो हम कम वाला मानेंगे, 30 से ज्यादा होगा तो फिर से बोलो 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, 30 से कम कम, 30 से कम कम, 30 से ज्यादा 30। एक साल में कितना, एक महीना में कितना दिन होता है इनकम टैक्स के हिसाब से? 30। चलो कितना साल काम किया? 30। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना छुट्टी मिलना चाहिए था? 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 900। ठीक है, कितना अवेल कर लिया वो? 450। माइनस करो 450, ये कितना आया? अनअवेल्ड डेज। लेकिन सम्स डेज में नहीं करना है, मंथ में करना। बचपन में पढ़े थे, डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, वैसे डेज है मंथ में लाना है, किससे डिवाइड करेंगे? 30 से। तो कितना अनअवेल्ड आया? तो याद करो यहाँ पे 15 में लिख देंगे। समझ में आया बापू? तो उम्मीद करते हैं, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्लास से हम इसमें सम्स करवाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।